वेलकम, स्वागत है। मैं हूं सुधांशु भगत और जो कल हम परिचर्चा कर रहे थे आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज जो हमने कल जो चैप्टर्स के बारे में बात की थी, आज उसी में से हम जो है दूसरे नंबर का चैप्टर हमारी पृथ्वी एक परिचय, इसको उठाए हैं और आज हम इसी के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर में हम जिन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, मैंने ये टॉपिक्स यहाँ पे लिख दिया हूँ। जैसे हमको पृथ्वी का परिचय देखना है, फिर उसके बाद में पृथ्वी की आकृति, ठीक है, किस मतलब कैसा शेप है हमारी अर्थ का, फिर पृथ्वी के जो गोलाकार होने के साक्ष्य हैं, है ना, पृथ्वी हमारी जो गोल है, तो ऐसे कौन कौन से साक्ष्य हम जो है दे सकते हैं मतलब पृथ्वी के गोल होने के तर्क में। और फिर पृथ्वी की विशिष्टता, हमारे पृथ्वी में जो है जीवन संभव है तो उसकी क्या क्या अनेक विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पृथ्वी की गतियाँ, दो तरह की गतियाँ होती है पृथ्वी की, एक परिभ्रमण और एक होता है परिक्रमण, चर्चा करेंगे इनके बारे में। ऋतु परिवर्तन, है ना, किस तरीके से ऋतुओं में परिवर्तन होता है, हमको जो है अलग अलग सीज़न में जो है अलग अलग हमको मौसम्स देखने को मिलते हैं, उन ऋतुओं का परिवर्तन किस तरीके से होता है हम देखेंगे। और दिन व रात का छोटा व बड़ा होना, क्यों हम कहीं मतलब किसी सीज़न में दिन को बड़ा महसूस करते हैं और रात को छोटा महसूस करते हैं, वहीं अगले सीज़न में हम देखें तो दिन और रात हमको कहीं बराबर नज़र आते हैं। तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो किन कारणों की वजह से होती है वो हमें इन चैप्टर्स में देखेंगे। इसके बाद में इसी चैप्टर्स में एक और है भौगोलिक ग्रिड। जब हम ये टॉपिक ख़त्म करेंगे तो उसके बाद भौगोलिक ग्रिड में देखेंगे अक्षांशीय रेखाएँ क्या होती है, देशांतर रेखाएँ क्या होती है, ये काल्पनिक रेखाएँ होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हमारा मॉड्यूल 1 हमारी पृथ्वी एक परिचय, इसमें सबसे पहले हम पृथ्वी के परिचय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी में जीवन का अस्तित्व है। देखो, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ठीक है, तो उसी तरह से कई सारे अनेक हम जब देखने को ब्रह्मांड की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से ब्रह्मांड जो है ना, वो बना। उसके बाद में उसमें अनेक प्रकार की आकाशगंगाएं बनी और उन्हीं अनेक प्रकार की आकाशगंगाओं में, प्रत्येक आकाशगंगाओं में लाखों अरबों किस्म के जो हैं वो हमको सौरमंडल देखने को मिलते हैं। और उन्हीं सौरमंडल में से एक सौरमंडल जो कि हमारा सौरमंडल है, और उसी सौरमंडल में एक हमारा तारा है जिसको हम सूर्य कहते हैं, ठीक है। और उसी सूर्य के इर्द गिर्द अनेक ग्रह जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। तो ऐसे करके जो है एक सौरमंडल बनता है। तो उसी सौरमंडल का हिस्सा है हमारी एक पृथ्वी, और पृथ्वी में उपस्थित जितने भी जीव हैं वो सभी के सभी जो है वो इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है, हमारी पृथ्वी के हिस्से हैं। तो हमारी पृथ्वी में जो जीवन संभव हो पाया है ना, वो ब्रह्मांड के ऐसे कोई और ग्रह नहीं है जहाँ तक अभी तक हमने खोज की है या जहाँ तक हमने अभी सर्च किया है, वहाँ तक अभी हमको ऐसा कोई भी ग्रह या ऐसी कोई भी सेलेस्टियल बॉडी हमको नज़र नहीं आई जहाँ पे जो है जीवन संभव हो पाया हो। हमने कुछ ग्रहों में पानी की खोज तो की है, परंतु वहाँ पे जीवन जीने योग्य जैसी जो सुविधाएं होती है, जीवन जीने योग्य जैसी जो परिस्थितियां होती है, वो वहाँ पे अभी तक हमने नहीं देखी है। तो पृथ्वी हमारा केवल एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जो जीवन जो है संभव हो पाता है। और जो जीवन के संभव हो पाने की वजह के पीछे जो कई सारे कारक हैं, कई सारे कारण हैं जो काम करते हैं, ठीक है। यदि किसी भी कारणवश अगर इन जो जीवन के जितने भी कारक हैं हमारी पृथ्वी पे, अगर इनमें से कोई भी एक कारक अव्यवस्थित हो जाए तो हमारी जो पृथ्वी पे जो जीवन है वो नष्ट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं जैसे आपको बताऊं तो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के ऊपर जो है एक वायुमंडल की परत है, ठीक है। तो उस वायुमंडल में अनेक प्रकार के जो है हमको एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, अनेक प्रकार की गैस देखने को मिलती है, अनेक प्रकार के धूलकण, ठीक है, ऑक्सीजन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसी में हमको ओजोन परत देखने को मिलती है। तो ये जो वायुमंडल है हमारी पृथ्वी के लिए एक तरीके से सुरक्षा कवच का काम करता है। पृथ्वी में उपस्थित ऑक्सीजन हमको जो है सांस लेने के लिए जो है ऑक्सीजन प्रदान करता है। यदि अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन ही ना हो तो क्या पृथ्वी में जीवन संभव हो पाएगा? वायुमंडल में एक ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से निकलने वाली यूवी रेस, ये एक बहुत ही हानिकारक किरणें होती हैं। अगर ये पृथ्वी पे सीधे पड़ जाए तो पृथ्वी में जो स्किन है, हमारी स्किन, उसमें कैंसर जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है। तो ये ओजोन परत है, ये इसी जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरण है यूवी रेस, इनको रोक लेती है और हमारी पृथ्वी में जो जीवन है उसकी रक्षा करती है। अगर ये ओजोन परत में अगर से छेद पड़ जाए, होल पड़ जाए और डायरेक्ट जो सूर्य की जो किरणें हैं अगर वो पृथ्वी पे आ जाए तो जो लाखों करोड़ों जो जीव पृथ्वी में जो उपस्थित हैं उनका विनाश हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक यूनिक ग्रह है। हमारी पृथ्वी में हम देखेंगे जल की उपस्थिति है, जल की उपस्थिति कि किस तरीके से हम अपने पृथ्वी में जो जल है उसका उपयोग करते हैं। अगर जीवन जीने के लिए अगर जल ना हो तो वहाँ जीवन जो है वो संभव नहीं हो पाएगा।
जल एक महत्वपूर्ण योगदान जो है हमारे जीवन के लिए जो है रोल प्ले करता है। अगर हम देखें हमारी पृथ्वी में तो टोटल 71% जो है वो वाटर है। जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, ब्लू प्लेनेट कहते हैं। अगर हम अपनी पृथ्वी को देखें, अंतरिक्ष से देखें, तो हमको जो हमारी पृथ्वी है वो नीली नीली नज़र आती है। क्यों नीली नीली नज़र आती है? क्योंकि हमारी पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा जो है वो पानी से भरा हुआ है। सिर्फ ओनली 29% ही ऐसा क्षेत्र है जो लैंड एरिया है, जिसे हम महाद्वीप बोलते हैं। महाद्वीप ज़मीनी एरिया, जहाँ पे हमको उच्चावच नज़र आते हैं, जहाँ पे हमको मैदानी क्षेत्र नज़र आता है, पठार नज़र आते हैं। और इन्हीं पठार पे, इन्हीं मैदानों पे हम जो इंसान हैं या अनेक प्रकार के और भी जो जीव हैं वो वहाँ पे निवास करते हैं, तो उसे महाद्वीप बोलते हैं। तो 29% एरिया जो है लैंड एरिया है, ज़मीनी एरिया, ज़मीन है। ठीक है, तो ये जो जल है, जल की उपस्थिति, अब इसी में हम जैसे जल चक्र को पढ़ेंगे, अभी आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे जल चक्र के बारे में, कि जो जल है किस तरीके से समुद्र के पानी से, नदियों का जो पानी है, तालाबों का जो पानी है, झीलों का जो पानी है, ये किस तरीके से सूर्य से गर्म होता है, गर्म होने के बाद में इनका वेपोराइजेशन होता है, वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के माध्यम से फिर ये ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने के बाद में एक बादल का निर्माण करते हैं। और जब बादल का निर्माण होता है, संघनन की प्रक्रिया के बाद में जो है वो मतलब नीचे वर्षण के रूप में हमको दिखाई देते हैं। तो उसमें वर्षण में हम देखते हैं कि किस तरीके से हिम की वर्षा हो रही है, पानी की वर्षा हो रही है, और फिर वो पुनः पृथ्वी के जो मतलब लैंड एरियाज़ है वहाँ पे फिर से आता है, और पर्वतों पे, झीलों पे, अनेक जगहों पे जो है पानी एकत्रित होता है, और फिर वो नदियों के माध्यम से बहते हुए फिर से समुद्र की ओर चला जाता है। सोचो अगर ये जल चक्र ना हो हमारी पृथ्वी पे, ये जल चक्र की जो प्रणाली है ये ना हो हमारी अर्थ पे, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या यहाँ पे जीवन संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आज जो हम देखते हैं पर्वतों में जो भी पानी है, लेक्स में, झीलों में जो पानी है, नदियों में जो पानी है, ये कहीं ना कहीं बहते हुए किधर जा रहा है? समुद्र की ओर चलता चला जा रहा है। अगर ये पानी जो है पूरा का पूरा चलता हुआ समुद्र की ओर चला जाए और जल चक्र काम करना बंद कर दे, ये वेपोराइजेशन की प्रक्रिया जो है, वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है, ये बंद हो जाए, और ऊपर बादलों का निर्माण होना बंद हो जाए और वर्षा होना बंद हो जाए, तो क्या हमारे पृथ्वी पे जीवन संभव हो पाएगा? बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही अन्य कारक है, ऐसे ही अन्य जो स्थितियां हैं जो संभव बनाती है हमारी पृथ्वी पे जीवन को। और इसीलिए हम जो हमारी पृथ्वी को एक यूनिक ग्रह कहते हैं, एक ऐसा ग्रह जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। पृथ्वी के जैसी परिस्थितियों वाला अन्य हमको कोई ग्रह अभी तक देखने को नहीं मिला। लगातार जो साइंटिस्ट है, जो रिसर्च है, इस पर चलती चली जा रही है कि कोई एक ऐसा ग्रह मिले जो हमारी पृथ्वी की तरह हो। उसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर कि क्या गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है। तीसरा पॉइंट हम देखें, सूर्य से दूरी के स्थान पर तीसरे नंबर। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो ये हमारा सूर्य है, और सूर्य के इर्द गिर्द अनेक प्रकार के जो ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे पहले नंबर पे बुध है, दूसरे नंबर में शुक्र है, तीसरे नंबर में हमारी अर्थ है, और चौथे नंबर में बृहस्पति है। इस तरीके से जो ग्रह हैं, ठीक है, ये ग्रह सूर्य के आजू बाजू इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। सबका एक अपना दीर्घ वृत्ताकार पाथ है, ठीक है। और ये जो है सूर्य के द्वारा जो है ये बाउंडेड है, बंधे हुए हैं। सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, जो जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, वो अभिकेंद्रीय बल के माध्यम से सूरज ने सभी ग्रहों को जोड़ रखा हुआ है, बांधे रखा हुआ है। अगर सूर्य नष्ट हो जाता है तो हमारी पृथ्वी पर सारा जीवन जो है वो असंभव हो जाएगा। सूर्य जो है एक एनर्जी का माध्यम है हमारी पृथ्वी के लिए और अन्य सभी ग्रहों के लिए। तो हम यहाँ पे जब देखते हैं तो पहले नंबर में जो हमारा ग्रह आता है दूरी के स्थान पे, सबसे जो नज़दीक ग्रह है सूर्य के वो है बुध। सबसे नज़दीकी का जो ग्रह है वो है बुध। दूसरे नंबर में अगर हम देखेंगे तो हमको शुक्र नज़र आएगा, और तीसरे नंबर में अगर हम दूरी के स्थान पे बात करें तो हमारी पृथ्वी है, जो लगभग 148 मिलियन किलोमीटर जो प्रकाश वर्ष दूरी है हमारी अर्थ की सूरज से।
उसके बाद में हम देखेंगे चौथे नंबर में तो बृहस्पति है। तो दूरी के स्थान पे अगर हम बात करें तो हमारी जो पृथ्वी है वो तीसरे नंबर में आती है। ठीक है, सूर्य से दूरी के स्थान पर जो हमारी पृथ्वी है वो तीसरे नंबर में आती है। और ये जो हमारे जो 8-9 जो ग्रह हैं हमारे जो सूर्य के आजू बाजू चक्कर लगा रहे हैं, उन्हीं में से अगर इनके आकार की बात करें तो सबसे बड़े आकार वाला जो ग्रह है बृहस्पति, जो कि दूरी के आधार पे चौथे नंबर पे है। ये बृहस्पति का जो आकार है वो सबसे बड़ा है। हमारे जो सौरमंडल है, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, पहले नंबर में आता है आकार के स्थान पे। वहीं अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी की, तो हमारी पृथ्वी का जो साइज है वो 5वें नंबर में आता है। साइज के आकार पे, साइज के स्थान पे, आकार के स्थान पे 5वें नंबर की जो है हमारी पृथ्वी है। हम यहाँ पे आयु की बात करें, हम जब देखेंगे कि किस तरीके से जो भूगर्भिक जितने भी पैमाने होते हैं, किस तरीके से हम पृथ्वी के संदर्भ में या ब्रह्मांड के संदर्भ में उनकी आयु को जो है निर्धारित करते हैं। अलग अलग प्रकार के काल होते हैं, तो उन कालों के बारे में चर्चा करेंगे जब हम उस टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, तो जो भूगर्भिक जो भी स्केल्स होते हैं, जो माप होते हैं, है ना, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसी के अनुसार अगर हम बात करते हैं जैसे हमारी पृथ्वी की आयु की, तो हमको रेडियो एक्टिव डेटिंग के अनुसार हमारी जो पृथ्वी की आयु जो पता चलती है वो 4.54 बिलियन 4.54 बिलियन जो हमारी पृथ्वी है उसकी उम्र है, आयु है। हमारे ब्रह्मांड बनने के बाद में तारे की उत्पत्ति हुई, सौरमंडल की उत्पत्ति हुई, फिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ऐसे करते करते धीरे धीरे अनेक जो भी ग्रह हैं उन सब की उत्पत्ति होते रही। तो उन्हीं की जो आयु जो हम निर्धारित करते हैं वो किस माध्यम से करते हैं वो हम जब आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह, देखो जो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है उसे हम ग्रह कहते हैं, लेकिन जो इन ग्रहों के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा होता है उसे हम उपग्रह कहते हैं। तो वैसे ही अगर हम देखते हैं हमारी पृथ्वी के आजू बाजू चक्कर कौन लगाता है, तो चंद्रमा है। अगर हम यहाँ पे देखें चंद्रमा जो है अपने ऑर्बिट में पृथ्वी की चक्कर लगा रहा है। तो पृथ्वी का जो उपग्रह है क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा के वजह से पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री टिल्ड है, अपने अक्ष पे झुकी हुई है। अगर हम ये हमारी पृथ्वी को देखें तो हमारी पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री जो है ऐसी झुकी हुई है। क्यों झुकी हुई है? क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा का जो चंद्रमा के द्वारा जो लगाया जाने वाला जो बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, अभिकेंद्रीय बल है, उसके कारण जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। और जब हम देखेंगे आगे कि पृथ्वी जो अपने अक्ष में झुकी हुई है तो उसके कारण क्या क्या प्रभाव हो पाते हैं। अगर पृथ्वी अपने अक्ष में झुकी नहीं होती, तो यहाँ पे जो है जो दिन और रात जो छोटे और बड़े हमको नज़र आते हैं, ऋतुओं में जो परिवर्तन हमको नज़र आता है वो नहीं देखने को मिलता, और जिसके कारण हमारी पृथ्वी में जो है अनेक परिस्थितियाँ, नकारात्मक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती थी। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। तो हमने यहाँ पे पृथ्वी का जो एक परिचय है उसके बारे में जानने का प्रयास किया है ना। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी है जो हमें पृथ्वी के संदर्भ में पता होनी चाहिए। अब उसके बाद में हम यहाँ पे बात करें पृथ्वी का आकृति। ठीक है, तो पृथ्वी की आकृति कैसी है, शेप की बात करेंगे, पृथ्वी का शेप कैसा है। तो देखो हमारी जो पृथ्वी है, हम जैसे मानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो एकदम गोल है। ठीक है, हमने सुना है कि पृथ्वी गोल होती है, लेकिन जो अगर हम पृथ्वी की एक्चुअल साइज को अगर हम देखें तो पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है। ये हमारी अर्थ है। ये हम जब देखते हैं तो ये हमको पूर्णतः गोल नज़र नहीं आती। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे ये जो है ये वाला पृथ्वी, देखो पहले कुछ थोड़ा सा बता दे रहा हूँ मैं, अभी हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो ये हमारे जो है विषुवत रेखा जिसे हम बोलते हैं, जो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस तरीके से अगर हम एक रेखा खींचे तो ये जो रेखा है हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, तो ऊपर वाले हिस्से को हम जो है नदन हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, वहीं जो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाला और ये जो नीचे वाला मतलब नॉर्थ में सबसे नदन पॉइंट अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी का, तो उन्हें हम ध्रुव बोलते हैं, और सदर्न पॉइंट है उसे भी हम क्या कहते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो अगर हम हमारी पृथ्वी को देखें तो ये हमारा जो ध्रुव है, तो ये ध्रुवों की तरफ से हमारी पृथ्वी को अगर हम देखें तो ऐसी चपटी हुई है, मतलब इस तरीके से ऐसी चपटी हुई है।
और ये जो इसे हम विषुवत रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। तो जो विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा वाला जो क्षेत्र है, ये वाला हमारा इस तरीके से है ना, ये जो विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है, यहाँ से अगर हम देखें, ये जो एरिया देखें तो यहाँ से इस तरीके से बल्ज है। बल्ज है मतलब इस तरीके से फैला हुआ है, फैला हुआ है। हमारी जो पृथ्वी का आकार है, अगर हम विषुवत रेखा पे देखें तो इस तरीके से फैला हुआ है, और ध्रुवों पे देखें तो ऐसा चपटा हुआ है, जैसे किसी ने दबा दिया हो। जैसे अगर हम किसी गोल आकृति की वस्तु लें और उसको ऐसे दोनों उसके दोनों पॉइंट को ऐसे रख करके ऐसे दबा दे, तो जो आजू बाजू का जो एरिया ऐसे फैल जाता है, बल्ज बन जाता है। तो उसी तरीके का जो शेप है हमारी पृथ्वी का है, जिसको हम सामान्य भाषा में अंडाकार आकार की भी बोलते हैं। लेकिन अगर हम भूगोल में इस प्रकार के आकार को जो है लधवज गोलाब बोलते हैं, जो पूर्णतः गोल नहीं है, लधवज गोलाब, ऑबलेट स्फीयरॉइड। ये जियोइड शेप भी बोलते हैं हम इसको। जो ऑबलेट स्फीयरॉइड लधवज गोलाब है हमारी पृथ्वी की जो आकृति है या जो आकार है हमारी पृथ्वी का, वो लधवज गोलाब है। ठीक है, तो लधवज गोलाब मतलब हम इसे पूर्णतः गोल नहीं कह सकते, ये लधवज गोलाब है। लेकिन हम जो है हमारे अध्ययन के लिए हम पृथ्वी को गोल मान करके चलते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है गोल है। अगर हम देखें यहाँ पे तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि ध्रुवों पर चपटी है और विषुवत व्यास, मतलब विषुवत व्यास मतलब ये वाली जो रेखा है इसको विषुवत बोलते हैं। तो ये विषुवत व्यास है, और ये वाली जो रेखा है इसको हम बोलेंगे कि ध्रुवीय व्यास। तो ये ध्रुवीय व्यास और विषुवत व्यास, ध्रुवों पर चपटी है और विषुवत पर कैसी उभरी हुई है। तो इन्हीं जो विषुवत व्यास और जो ध्रुवीय व्यास है, इनके बीच में 44 किलोमीटर का हमको अंतर देखने को मिलता है। क्यों 44 किलोमीटर का अंतर देखने को मिलता है? अगर हम हमारी जो विषुवत व्यास है, इसकी टोटल लेंथ की अगर बात करें, टोटल विस्तार की बात करें, हमारी पृथ्वी जो पश्चिम से पूरब की तरफ जो उसका एक्सटेंशन है, जो उसका विस्तार है पृथ्वी का, इतना जो विस्तार है वो कितना है? 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर ऐसा फैली हुई है, विस्तार है हमारी पृथ्वी का। वहीं अगर हम ध्रुवीय व्यास की बात करें, ऊपर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, इसका जो विस्तार है ऊपर से नीचे तक का विस्तार कितना है? 12,712 किलोमीटर। तो 12,712 किलोमीटर जो ध्रुवीय व्यास है और ये 12,756 किलोमीटर है। ठीक है, तो जो अपेक्षाकृत जो हमारा हम बात करें इसकी किसकी, जो विषुवत व्यास है वो अपेक्षाकृत अधिक है इस ध्रुवीय व्यास से। कितना किलोमीटर? 44 किलोमीटर अधिक है। 44 किलोमीटर अधिक है। 44 किलोमीटर का अंतर हमको जो है विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच में हमको देखने को मिलता है। क्यों इसके ऐसा क्यों होता है? और ये ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो मतलब पश्चिम और पूरब की तरफ से ऐसी फैली हुई है और उत्तर और दक्षिण की तरफ से ऐसी सकरी हुई है। और इसके पीछे का कारण क्या है कि ऐसी जो परिस्थिति है, एक गोलाकार वस्तु पे जब इस तरीके की परिस्थिति जो बनी है, हमारी पृथ्वी एक गोलाकार है, इस गोलाकार पे ऐसी स्थिति क्यों बनी है, गोल क्यों नहीं है? अगर हम देखें ऐसी आकृति होने का जो कारण है वो अपकेंद्रीय बल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्रीय बल हमने पढ़ा होगा पहले। एक सिंपल सा जो पुराना एग्जाम्पल है उसी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि अपकेंद्रीय बल क्या होता है। जब हम बस में सफ़र कर रहे होते हैं और बस एकदम से ऐसी सीधी चल रही है और एकदम से बिल्कुल ऐसे इधर की ओर, लेफ़्ट की ओर मुड़ जाती है, तो हमारी जो बॉडी है वो डिफ्लेक्ट करती है राइट की ओर। बस सीधी चल रही है, हम सीधा जाना चाहते हैं, लेकिन आगे मोड़ आ गया, ड्राइवर ने जो बस है उसको एकदम से मोड़ दिया और हमारी बॉडी को पता नहीं कि हमको इधर मोड़ना है। हम एकदम से इधर की ओर जो है अपने बॉडी को या अपने आप को, हमारी जो बॉडी है वो इधर साइड अपने आप डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जो फोर्स यहाँ पे जो जनरेट होता है उसी फोर्स को हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। कि कोई चीज़ जो है इधर को मोड़ना चाह रही है और जो बॉडी है वो इधर की ओर जो है वो डिफ्लेक्ट होना चाह रही है। तो ऐसी ही परिस्थिति जो है हमारी अर्थ में हो रही है। इसी वजह से जो है ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। जैसे मैं यहाँ आपको समझाऊँ एग्जाम्पल में, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पृथ्वी जो है हमारी वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट करती है, ठीक है, हम देखेंगे अभी। तो जो पश्चिम से पूरब की ओर जो है घूमती है इस तरीके से, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इस तरीके से घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है। पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है तो इस स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे जो वस्तु है बाहर को जाना चाहती है, यहाँ पे जो वस्तु है वो बाहर को जाना चाहती है। जब हम पृथ्वी को ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे करके घुमाएंगे, तो वस्तु जो है बाहर की ओर फेंकाना चाहती है, बाहर की ओर फेंकाना चाहती है।
आप जैसे आप किसी मेले में जाते हो, मेले पे जो देखते हो एक प्रकार का झूला होता है जिसमें घोड़े, हाथी, है ना, अलग अलग प्रकार की जो है जो वाहन होते हैं, और उसमें जब बच्चे बैठते हैं और जब मतलब उस झूले को गोल घुमाया जाता है, जब गोल गोल घुमाया जाता है तो सभी के सभी जो है इस तरीके से फैल जाते हैं। सभी बच्चे जो है वो या जिस वस्तु पे वो बैठे होते हैं वो सारी वस्तुएं जो ऐसी फैल जाती है, और जैसे ही उस झूले को घुमाना बंद कर दिया जाता है तो एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं। तो वैसे ही परिस्थिति हमारी पृथ्वी के साथ हो रही है। जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ इस तरीके से घूम रही है तो हमारी पृथ्वी का जो विषुवत व्यास वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये इस तरीके से फैल गया है। जब ऐसी गोल घूम रही है तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा है, वो फोर्स लगने की वजह से हमारी जो पृथ्वी का जो शेप है वो कुछ इस तरीके से हो गया है, कुछ इस तरीके से जो फैल गया है ना। तो उसी की वजह से जो है हमको हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो इस तरीके से नज़र आता है। और हम पृथ्वी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये जो 44 किलोमीटर है वो हम उसको मतलब नागण्य स्थिति, मतलब उसको एलिमिनेट कर देते हैं। हम उसको जो है मानते नहीं है कि 44 किलोमीटर का अंतर है ना। हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि होता है इतना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी के गोलाकार होने के साक्ष्य। ठीक है, तो पृथ्वी के गोलाकार होने के साक्ष्य में जैसे आपसे किसी ने कहा कि पृथ्वी जो है वो गोल है, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे कि पृथ्वी गोल है? क्या आपके पास में कोई ऐसे एविडेंस है, या आप किसी तर्क के आधार पर कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है गोल आकार की है? तो ऐसे ही कुछ मैं यहाँ पर तर्क लिखा हूँ जिनके आधार पर जो है हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी गोल है। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे सभी ग्रह गोल है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी भी गोल है। जैसे हमने हमारे सौरमंडल में देखा, सौरमंडल में एक तारा है, ठीक है, और अनेक प्रकार के जो है ग्रह हैं। ठीक है, तो हम सूर्य को देखते हैं तो वो भी हमको गोल दिखाई देता है, और बाकी हम अन्य ग्रहों की जब बात करते हैं तो वो भी हमको गोल दिखाई देते हैं, है ना। तो उसी आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे सौरमंडल में जो सभी ग्रह हैं वो गोल हैं, तो उसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी भी जो है वो गोल आकार की है। ठीक है, दूसरा तर्क हम क्या यहाँ पर क्या दे सकते हैं कि अगर पृथ्वी समतल होती, ठीक है, अगर पृथ्वी समतल होती तो सूर्योदय और सूर्यास्त प्रत्येक स्थान में एक साथ होते, है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, और जैसे मान लो हमने कहा कि अगर से पृथ्वी जो है समतल होती, ये अगर हमने एक समतल पृथ्वी बना ली, है ना, दोनों पृथ्वी बना ली, गोल पृथ्वी और एक समतल पृथ्वी। अब इनके साथ में देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे मान लो ये हमारा सूरज है, यहाँ पर भी हमारा जो है सूरज है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल कि ये कोई एक गोल आकार की जो है गेंद है, ठीक है, और ये क्या है, हमारा सूर्य नहीं है, ये एक टॉर्च है। अगर हम एक गेंद ऐसे पकड़े और इधर से टॉर्च ऑन करें, तो उस स्थिति में टॉर्च ऑन करें तो क्या हम टॉर्च ऑन करेंगे तो क्या ये गेंद का पूरा हिस्सा इस मतलब ये जो टॉर्च है इस गेंद के पूरे हिस्से को जो है रोशनी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, है ना। तो जैसे गेंद है तो गेंद का जो आधा हिस्सा है उसी को जो है ये टॉर्च रोशनी दे पाएगा, है ना। ये सूर्य से जो रोशनी आ रही है पृथ्वी में वो सिर्फ आधे हिस्से को ही पड़ेगी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन ये है कि हमारी पृथ्वी है, मान लो अगर ये पृथ्वी ऐसी समतल होती, है ना, और यहाँ से हमने ऐसे टॉर्च ऑन करे तो क्या ये जो लाइट है वो पूरे क्षेत्र में जाएगा या इसके आधे क्षेत्र में ही जाएगा? तो आप कहोगे कि पूरे क्षेत्र में जाएगा, है ना। तो ये जो रोशनी निकल रही है ये ऐसे पूरे क्षेत्र पे जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इससे जो रोशनी निकल रही है वो सिर्फ आधे क्षेत्र तक ही जा पाएगा और इधर आधे तक नहीं जा पाएगा। तो इसी के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि अगर पृथ्वी हमारी अगर समतल होती तो जो सूर्योदय है और जो सूर्यास्त होते हैं वो प्रत्येक स्थान में एक ही समय हमको नज़र आते, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है, गोल है। इसी कारण से जो सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की जो प्रकाश है वो आधे हिस्से तक ही पहुंच पाता है, और आधे हिस्से में जो है आधे स्थानों पे जो है वो सूर्योदय या सूर्यास्त जैसी स्थिति हमको अलग अलग समय में देखने को मिलती है। ठीक है, तो और ऐसा तभी संभव हो पाता है जब कोई भी वस्तु या कोई भी आकार है उसका गोल आकार हो। ठीक है, तो इस तथ्य के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है, गोल है। तीसरे पॉइंट की जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं जहाज का धुआं। ठीक है, जैसे यहीं पे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी गोल है, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे खड़े हो और ये समुद्री एरिया है एग्जाम्पल। ठीक है, मान लो ये समुद्री एरिया है। अब यहाँ से आप देख रहे हो आपकी जो क्षितिज है वो कुछ इस तरीके से है, लेकिन जो जहाज़ है वो यहाँ पे है ऐसा। ठीक है, ये जहाज़ है और ये जहाज़ का जो है धुआं है ना, ये जहाज़ का धुआं है, ये जहाज़ आ रहा है। मुझे जहाज़ बनाते नहीं आता, ठीक है, बना दे रहा हूँ फिर भी ऐसी। ये जहाज़ है, अब इमेजिन करो यहाँ से जहाज़ जा रहा है और ये जहाज़ का धुआं निकल रहा है। ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से आप ऐसे सीधे देख रहे हो, तो आप सीधे देख रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई देगा, आपको धुआं दिखाई देगा, जहाज़ दिखाई नहीं देगा। और जैसे जैसे जहाज़
जैसे जैसे जहाज ये आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा तो ये आपकी जो रेखा है, जो आपकी आँखों की जो रेखा है, आपकी आँखों की जो क्षितिज है, उसमें वो जहाज आ जाएगा। अभी नज़र क्यों नहीं आ रहा है जहाज? क्योंकि आपकी जो आँखों की क्षितिज है वो क्षितिज के नीचे है। क्या नीचे है? जहाज नीचे है। ठीक है, जैसे जैसे पास में आता जाएगा हमको दिखता जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप समुद्री एरिया से हों, समुद्री इलाकों में, तटीय एरिया में रहते हो, तो वहाँ पे आप जहाज़ को जो है दूर से आते हुए देखना, तो आपको पूरा का पूरा जहाज़ एक साथ दिखाई नहीं देगा। पहले धुआं दिखेगा फिर जहाज़ दिखेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पृथ्वी की जो आकृति है गोल आकृति है, और गोल आकृति में जब हम ऐसे किसी चीज़ को देखते हैं तो हमको वो ऐसे नज़र ना आकर के ऐसे 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 दिखती है, मतलब ऐसे जो हमारी आँखों की क्षितिज के नीचे होती है, इस वजह से हमको ऐसा दिखाई देता है। तो तीसरा प्रमाण हम यहाँ पे ये दे सकते हैं, जहाज का धुआं। चौथा हम क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण। देखो चंद्र ग्रहण स्थिति में क्या होता है मैं बताता हूँ। चंद्र ग्रहण में देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारा जो है इधर सूर्य बना देते हैं। ये सूर्य है, ठीक है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है? सूर्य की रोशनी निकल रही है। ठीक है, सूर्य की रोशनी निकल रही है। अब रोशनी बोल रही है कि मुझे आगे जाना है, लेकिन ये पृथ्वी बोल रही है कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। ठीक है, पृथ्वी बोल रही है हम आपको आगे नहीं जाने देंगे सूर्य की रोशनी को। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है कि सूर्य की जो रोशनी है वो चंद्रमा पे नहीं पड़ रही है। जब चंद्रमा पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है तो क्या होगा? ये जो पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा पे पड़ जाएगी। ठीक है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ जाएगी। जैसे अगर कोई मेरे सामने से लाइट मारता है तो मेरी जो छाया है वो पीछे की ओर मेरे को दिखाई देगी। उसी तरीके से पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर जब सूर्य लाइट मारता है तो जो पृथ्वी की छाया वो चंद्रमा पे दिखाई देती है। जो छाया चंद्रमा पे दिखाई दे रही है वो छाया कैसी छाया है? गोल आकार की छाया दिखाई देती है। तो इसी तथ्य पे हम ये कह सकते हैं। और जो स्थिति होती है ना चंद्र ग्रहण की होती है, कैसी स्थिति की? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक ही दीर्घ वृत्ताकार पाथ पे जो है एक सिद्धांत से आ जाते हैं, वो चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान जो चंद्रमा पे पड़ने वाली पृथ्वी की जो छाया है वो हमको गोल आकार की दिखाई देती है। इसी तथ्य पे हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है गोल है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है कि मैदान के चारों ओर देखने पर एक गोलाकार दृश्य दिखाई देता है। आप किसी मैदान पे चले जाइए, वहाँ पे खड़े होइए, या आप किसी पहाड़ी एरिया पे चले जाइए, वहाँ पे आप खड़े होइए और ऐसे चारों ओर जो है अपना जो सर घुमा करके देखिए, तो आपको जो पता चलेगा कि जो दृश्य है आपको गोल आकार का दिखाई दे रहा है। और ऐसा तभी संभव हो पाता है जब हम किसी गोलाकार वस्तु पे खड़े होते हैं। ठीक है, तो ऐसा तभी संभव हो पाता है। अब इसी के आधार पे हम भी कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है वो गोलाकार की है। अब पांचवा अगर हम पॉइंट देंगे तो इंजीनियर के खंभे। देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि पृथ्वी गोल होती है। ठीक है, पृथ्वी गोल नहीं है। जैसे मान लो ये एक समतल है पृथ्वी, ठीक है, समतल है, एग्जाम्पल समतल है पूरी। अगर क्या होता है कि इंजीनियर खंभे का मतलब ये है कि जब इंजीनियर्स को लाइन बिछाते हैं ना, और ट्रांसमिट मतलब जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमीटर जो लाइन होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने वाली जो लाइन होती है, बड़े बड़े खंभे लगाते हैं, तो उनके साथ में क्या होता है कि उनको एक ये दिया जाता है कि जो वायर है और जो पृथ्वी की जो सतह है उनके बीच की जो दूरी है वो बिल्कुल समान होनी चाहिए। ठीक है, हर प्रत्येक स्थान पे पृथ्वी की सतह और वायर जो बिछी हुई है ऊपर से, उसकी जो दूरी है वो सेम होनी चाहिए। अब मान लो जैसे यहाँ पे एक, अगर हमारी पृथ्वी से समतल है और हमने यहाँ पे खंभा लगाया, यहाँ पे खंभा लगाया और यहाँ से वायर बिछा दिया, तो हम ये देखेंगे कि प्रत्येक स्थान पे जो है वो दूरी कैसी है? समान है। लेकिन ऐसा स्थिति जो है पृथ्वी के साथ में नहीं होती। ठीक है, ऐसी स्थिति पृथ्वी के साथ में नहीं होती। मान लो इंजीनियर यहाँ पे एक खंभा लगाया, यहाँ पे एक खंभा लगाया, दोनों जो खंभे हैं वो बराबर हैं। ठीक है, यहाँ पे खंभा लगाया। अब जब वो यहाँ से ऐसी लाइन बिछाएगा ना, तो वो देखेगा कि ये वाला जो एरिया यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे भी दूरी जो है वो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे दूरी कम है। तो ऐसे स्थिति में इंजीनियर को क्या करना होता है? यहाँ पे जो है एक अपेक्षाकृत एक लंबा खंभा लगाना पड़ता है, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ताकि क्या होता है कि ये और ये जो दूरी है वो बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये इंजीनियर्स के साथ में समस्या होती है ना। तो वो लोग जो है वो इस तरीके की चीज़ें करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पृथ्वी का आकार गोल है। अगर समतल होती, ऐसी होती, तो बस ऐसे खंबे लगा देते, आराम से जो लाइन है वो बराबर सीधी आ जाती। लेकिन जो है समतल नहीं है, गोल है, इस वजह से ऐसा करना पड़ता है। जो खंबे के साइज है उनको बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, और छठवा, मैगलन द्वारा परिमहासागरीय जल यात्रा। मैगलन एक व्यक्ति है जिन्होंने जहाज़ में बैठे और समुद्र से जो है पृथ्वी के चारों ओर जो है चक्कर लगाना चालू कर दिए। ठीक है, जब वो पूरा चक्कर लगाए, एक पूरी परिक्रमा करे समुद्र की, है ना, हमारी पृथ्वी की, तो उन्होंने भी यही पाया कि जो पृथ्वी कैसी है, गोल आकार की है। ठीक है, तो ये इस आधार पे भी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी गोल है। और एक सातवां लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं, अंतरिक्ष से पृथ्वी जो है को गोल दिखाई देती है।
है ना। आज विज्ञान जो है काफ़ी आगे चला गया है। हम जो है यान में बैठते हैं और यान में बैठ के सीधे अंतरिक्ष में चले जाते हैं, है ना। और अंतरिक्ष में जब चले जाते हैं और जब पृथ्वी को हम ऐसे देखते हैं तो हमको पृथ्वी जो है गोल आकार की दिखाई देती है, ठीक है। पृथ्वी कैसे दिखती है? गोल आकार की दिखाई देती है। और ये हम सिर्फ अपने आँखों से देख रहे होते हैं। जब आँखों से देख रहे होते हैं तो इससे बड़ा सच जो है हम और क्या बता सकते हैं ना। इससे बड़ा सच्चाई और जो प्रमाण है हम क्या दे सकते हैं जब हम उसको अपनी आँखों से प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी को देख रहे हैं। तो इस आधार पे, इस प्रमाण पे भी हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है गोल आकार की है। तो ठीक है, तो इसी तरीके से हमने जो है या मतलब ये जो इसको गोलाकार होने का जो टॉपिक है इसको कंप्लीट किया। अब हम जो आगे देखेंगे वो पृथ्वी की विशिष्टता देखेंगे, ठीक है। पृथ्वी में जीवन संभव हो पाता है, उसके संदर्भ में हमारी पृथ्वी की क्या क्या विशेषताएं हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। फिर पृथ्वी की गतियाँ, ऋतु परिवर्तन और दिन और रात का छोटा व बड़ा होना, है ना। उसके बाद भौगोलिक ग्रेड, ये सब देखेंगे और फिर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहे उसके लिए धन्यवाद, ठीक है। और अगर आपको ये चैनल जो है पसंद आता है, ठीक है, लेक्चर जो पसंद आते हैं तो आप उसको लाइक करिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में जो है शेयर कीजिए। थैंक यू।